हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एस 250 दैट इज़ कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सबसे पहले जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही लॉज एंड रेगुलेशंस हैं इनका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। अब किसके ऊपर आएगा सब कुछ भूल जाओ। ऐसे एक मैं बोलता हूँ, कोई भी आपके लिए है मटेरियल अमाउंट्स, कोई भी अमाउंट हो सकती है मटेरियल आपके लिए, एंड एक सेकेंड मटेरियल अमाउंट है या फिर कोई भी ऐसा डिस्क्लोजर है, इनके डिटरमिनेशन पे जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा उसके रिगार्डिंग में आपको ऑब्टेन करना है साई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। तो देखिए जरा, ऑब्टेन साई किसके रिगार्डिंग, लॉज एंड रेगुलेशन। कौन से वाले, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है किसके ऊपर, ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली दोनों के लिए। कौन से, एक तो नॉन कंप्लायंसेस जो हो रहे हैं या फिर कोई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, उसके लिए भी आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। लेकिन किसके साथ में, नॉन कंप्लायंस के साथ में, लॉज एंड रेगुलेशन के साथ में जो आइडेंटिफाइड हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी कि करंट ईयर की बात कर रहा है जो जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो जिस ईयर। अब आते हैं स्कोप ऑफ दिस से। तो मैं आपको बताऊँ, जब भी आप एक स्टेट ऑडिट करने जाएँ, जब आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिट में हो तो एस 250 लगेगा, अदरवाइज लगेगा नहीं। तो ये बोल के दे रहा है, एस 250 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडरेशन एंड लॉज एंड रेगुलेशन वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ऑडिट कर रहा हो हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई टू अदर एश्योरेंस पर नहीं लगेगा। इंगेजमेंट इन विच द ऑडिटर स्पेसिफिकली इंगेज होगा टू टेस्ट एंड रिपोर्ट करने के लिए सेपरेटली ऑन द कंप्लायंस विद स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग में। तो आपको बता दूँ, ऑडिट करने जाएगा तभी लगेगा। ऑडिट के लिए इससे ऑडिट के लिए ही अप्लीकेबल होते हैं। अदर सर्विस के लिए तो ऐसा बहुत सारे सर्विस SRS हो गया। अब एक चीज़ हमें फिर आता है इफेक्ट। अब बताओ इफेक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, मतलब एक लॉज एंड रेगुलेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको बता दूँ, ये मतलब इसमें दोगलाबंदी बन जाओ। इट वेरीज, यानी कि बताना बहुत मुश्किल है। किसी के डायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं और किसी के एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी का एल्कोहल का बिजनेस है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से। तो जब वो लाइसेंस लेगा तो ये इसके ऑपरेशन से रिलेटेड है ना। लेकिन भाई मेरे, अगर इसका ऑपरेशन नहीं मिला या फिर इसने इसमें नॉन कंप्लायंस करा तो ये मेरे लिए तो रेलेवेंट हो जाएगा ना, क्योंकि एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेरीज करता है कंसिडरेबली। किसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, किसी का इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि अदर लॉज एंड रेगुलेशन आर टू कंप्लाइड बाय द मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच एंटिटीज ऑपरेट। अब नॉन कंप्लायंस रिजल्ट किस में निकल सकता है, ये तो फाइन्स आ सकता है या फिर कोई भी पेनल्टीज आ सकती है। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसके रिगार्डिंग में मैं आपको बताएगा। मैनेजमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है विद द ओवरसाइट ऑफ TCW। क्या कि वो कंप्लाई करे विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन के साथ में। फिर इसके रिगार्डिंग में कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, जो हेल्प करेंगे मैनेजमेंट को क्या करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए लॉज एंड रेगुलेशन के साथ में। सबसे पहले आप क्या करो, इंटरनल कंट्रोल बना दो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, या फिर आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ जिसके मतलब डिज़ाइन भी करो, इसको डेवलप भी करो, एक कोड ऑफ कंडक्ट कि इसके हिसाब से सारा काम होना चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अंडरस्टैंड मतलब ट्रेन होने चाहिए, पहली बात तो ट्रेन। एंड आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करने चाहिए, वो अंडरस्टैंड करने चाहिए इस कोड ऑफ कंडक्ट को जो आपने बनाया है, वो लिख के दिया है। यानी कि कुछ ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो हेल्प करते हैं एंटिटी को इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सबसे पहला डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल, डेवलप करो, पब्लिश करो, क्या एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दो। इंश्योर करो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको क्या होना चाहिए, ट्रेन होने चाहिए एंड अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट को। फिर मॉनिटरिंग लगा सकते हो। एंड लास्ट में इसको हम चीज़ के मार्क करना, आप क्या करो, एक रजिस्टर बना लो कि जितने भी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन आपके एंटिटी के ऊपर, उनका एक रजिस्टर बना लो। तो जो जिसके हाथ में कंप्लाई होता जाए, टिक 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 करते चलेंगे। तो ऐसे आपको कर लगेगा, जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है इसके में अपना कंप्लाई नहीं करूँगा या करना बाकी है, वो आपको पता लगता रहेगा। तो रजिस्टर बना लो एक। एंड लास्ट में याद रखना, रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स भी आएगा। ये होती है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आगे चलकर हमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की जो SC 700 के हिसाब से मैं आपको बोलूँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दो ही होती है। एक तो फॉर्म करना ओपिनियन और एक्सप्रेस करना क्लियरली इन रिटर्न रिपोर्ट में। लेकिन इसको समझो, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल
यानी कि हम बात कर रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग। तो आपको बता दूँ, प्रिवेंशन के लिए तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, लेकिन जो डिटेक्ट के लिए भी ऑल, यानी कि अगर आप बोलो कि डिटेक्ट करो आप ऑल लॉज एंड रेगुलेशन के साथ जिसके आपने नॉन कंप्लाइंस हुआ है ऑल, तो ध्यान रखना ऑल के लिए भी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड कैन नॉट बी चाहता तो है लेकिन चाह के भी नहीं कर पाएगा, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट ऑल नॉन कंप्लाइंसेज विद लॉज एंड रेगुलेशन। किसके कारण से? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। फिर आते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, कुछ का इफेक्ट डायरेक्ट होता है, कुछ का इफेक्ट इनडायरेक्ट होता है। ऑडिटर के लिए लॉज हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके रिगार्डिंग में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है ऑडिट की? भाई सिंपल सी बात है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बैठेगी क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट इफेक्ट तो आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसा लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है किसके ऊपर? ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर के बाद। उसका एग्जांपल्स थे जैसे टैक्स लॉज हो गया, लेबर लॉज हो गया, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई लॉज हो गया जैसे LFAR की रिपोर्ट, ये सारे आते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। वो लिख के दिया है, इट इन्क्लूड्स दोज लॉज एंड रेगुलेशन दैट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट डिस्क्लोजर। जैसे टैक्स लॉज हो गया, लेबर लॉज हो गया, कोई भी इंडस्ट्री का स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशन हो गया, RBI गाइडलाइन, और इसके रिगार्डिंग में ऑडिटर ऑब्टेन करता है साइन। फिर आता है जी अदर लॉज एंड रेगुलेशन, यानी कि जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बता दो, कोई भी ऐसा लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होता, किसके ऊपर? मटेरियल अमाउंट के ऊपर, डिस्क्लोजर के ऊपर, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि वो उसके एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लगाने पड़ते हैं, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। ऑडिटर्स फिर क्या करेगा? कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि इंक्वायरी कर सकता है किसके साथ में? मैनेजमेंट के साथ में, TCWG के साथ में, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में भी कर सकता है। ये होता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी में से। फिर आता है कॉमन पॉइंट फॉर बोथ। ऑडिटर शुड मेंटेन, एक सेकेंड, ऑडिटर को क्या मेंटेन करना चाहिए? ऑडिटर को एटीट्यूड यानी कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यानी कि बी रिमेन अलर्ट, उसको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। फिर आते हैं ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपको एक नॉन कंप्लाइंसेस या तो आइडेंटिफाइड हो जाए या फिर आपको सस्पेक्टेड में भी हो, अगर आपको लग भी रहा है कि हो सकता है, तो या तो आइडेंटिफाइड हो जाए वो या फिर सस्पेक्ट हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर लगाने हैं? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले देखो, इन केस ऑफ इंसेंट आप क्या देखोगे? भाई नेचर क्या है? नेचर देखोगे ना, आपको याद है 143 सब सेक्शन में पेन देखते थे हम, पेन, पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट इन्वॉल्व और नेचर क्या है वो लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले देखो नेचर क्या है उसका, उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ में। तो नेचर क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल में किसके साथ में? मैनेजमेंट TCWG के साथ में। अगर ऑडिटर इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो वो ले सकता है लीगल एडवाइस कि मैं अब क्या करूँ। लीगल एडवाइस भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, एंड कंसिडर कर सकता है उसकी इम्प्लीकेशन ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट एंड अकॉर्डिंगली टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। अब अगर देखो, अगर कोई नॉन कंप्लाइंसेस हुआ है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है सारी, अगर कोई नॉन कंप्लाइंसेस हुआ है वो इंटेंशनल भी था और मटेरियल भी था। नॉन कंप्लाइंस हुआ है, बिल्कुल हुआ है, वो इंटेंशनल भी था और मटेरियल भी था, तो आप किसके पास जाओगे? TCWG के पास में। अगर मैनेजमेंट एंड TCWG दोनों ही इन्वॉल्व हो, एक में तो यहाँ पर भी TCWG दोनों बोला ना, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जैसे हमारा मैनेजमेंट इन्वॉल्व था, लेकिन मैं बोला मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, TCWG भी दोनों इन्वॉल्व है किसमें? नॉन कंप्लाइंसेस में। तो आप नेक्स्ट हायर अथॉरिटी पर जाओगे। नेक्स्ट हायर अथॉरिटी कौन होता है? बोर्ड ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड हो गया आपका, या फिर ऑडिट कमेटी। फिर आती है आपकी, अगर हायर अथॉरिटी ना हो तो भाई, अगर हायर अथॉरिटी ही ना हो तो आप ऐसे में कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो टू होम रिपोर्ट, यानी कि किसको रिपोर्ट करो। देखो ऑडिटर इज़ अनश्योर है एज टू द पर्सन टू होम टू रिपोर्ट, अनश्योर है, अभी श्योर नहीं है उसको, तो क्या कर सकता है? टेक लीगल एडवाइस ले सकता है ऐसे केस में कि मुझे किसको रिपोर्ट करनी चाहिए। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, अगर सुना, ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लाइंसेज इन ऑडिटर्स की रिपोर्ट में, इफ़ ऑडिटर कंक्लूड कर दे, तो देखिए इफ़ ऑडिटर ये कंक्लूड कर दे कि जो नॉन कंप्लाइंसेज था वो मटेरियल भी था, यानी कि हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट भी था उसका, एंड नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो ही बचते हैं क्वालिफाइड और एडवर्स, क्योंकि डिस्क्लेमर में तो ऑडिट कभी होता ही नहीं है। इसमें आप क्या कर रहे हो? कंक्लूड कर रहे हो, तो आपने ऑडिट हुआ होगा,
देखिए एडवर्स या फिर क्वालिफाइड, तो कंक्लूड कर दिया कि ये एक मटेरियल इफेक्ट भी है नॉन कंप्लायंसेस का, और इसके ये एडुकेटली रिफ्लेक्टेड भी नहीं कर रहा इन द फाइनेंशियल, यानी कि डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अरे दो ही चीज़ों पता खेल रहा है, कोई भी मटेरियल अमाउंट हो या फिर आपका डिस्क्लोजर हो, अगर ये ढंग से नहीं हुआ और ये अपने कंक्लूड कर दिया है तो ज़्यादा अपना 705 के हिसाब से क्वालिफाइड एडवर्स। लेकिन अगर प्रिक्लूड कर दिया गया था आपको या फिर कोई लिमिटेशन लगाई थी तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर पर चले जाना। और है इफ़ ऑडिटर, अच्छा ये पता नहीं अलग सी सिचुएशन है, अगर ऑडिटर को यही ना पता लगे, जैसे ऑडिटर जो कंफ्यूज है, कंफ्यूज कैसे है कि ये जो नॉन कंप्लायंसेस है ये किसकी वजह से अकड़ हुआ है, यानी कि किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन हुआ है या फिर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ है, यानी कि मेरे लिमिटेशन लगाई गई मेरे ऊपर तब हुआ है या फिर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ है, तो आपको देन ऑडिटर शैल इवेल्युएट करना चाहिए द इफेक्ट, यानी कि इवेल्युएट करो उसके इफेक्ट को, ऑडिटर्स ओपिनियन एज पर 705 के हिसाब से ओपिनियन लेना। ये था आपका एस्से नंबर 250, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ फ्लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।